प्रिय छात्रगण, हम पढ़ रहे हैं सूफी संत या सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता बारहमासा, और उसके दो भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मार्गशीर्ष महीने का जो है वर्णन आया था, और दूसरा पौष का महीना यानी अगहन और पुष के महीने का वर्णन आया था। तो इसमें नायिका नागमती की विरह अवस्था कैसी है उसका वर्णन जो है उसमें किया गया था। अब हम आते हैं तीसरे पद्यांश में, चौपाई में कह सकते हैं, और काव्यकांश है इसलिए पद्यांश कह रहा हूँ मैं। तो इसमें क्योंकि प्रत्येक जो चौपाई है उसमें अलग महीने का प्रयोग किया गया है और अलग महीने में रानी नागमती की वीर अवस्था का वर्णन किया गया है, तो उसी अनुसार है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चौपाई में कि लागे हूँ माह परे अब पाला, विरह काल भय जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो झाँपे, हेहली हेहली अधिकों ही कापे, आई सुर होई तपुरे नाहा, तेहि बिन जाड़ न छूटे माहा, एहि मास उपजे रस मूलु, विरह पवन होई मारी झोला, नैन चुवहि जस माहुट नीरु, गिय नहीं हार रही होई डोरा, टूटहि बूंद परहि जस ओला, तेहि जल अंग लाग सर चीरू, केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, तू तो भवर मोर जोबन फूलू, तुम्हें बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भाडोल, तेहि पर विरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। लागे हैं माह यानी माह का महीना यानी माघ का महीना, और उसके बाद माघ का महीना आता है जो जनवरी के में होता है और जनवरी के 8-10 तारीख से प्रारंभ हो जाता है। और इस महीने की विशेषताएं क्या है हम जान लें कि इस महीने में पाला पड़ता है, बहुत अधिक ठंड होती है, और कुछ कुछ बूंदे जो है यानी बारिश का मौसम रहता है, बादल छाए रहते हैं तो बूंदे गिरती हैं, और बूंदे बहुत शीतलता होती है उस मौसम में, और धूप कहीं नहीं होती है, धूप पूरे दिन धुंध गिरती रहती है, बारिश की तरह हल्की हल्की जड़ी लगी रहती है। तो ये सारा माह के यानी माघ के महीने में होता है। तो अब माघ के महीने की रानी नागमती के अनुसार यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या बताया है, तो उसका वर्णन हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। ये मैंने माघ के महीने की विशेषताएं बताई। क्या लागे माह यानी माघ का महीना लग गया है, परे पड़ रहा है, अब पाला पाला गिरने लगा है, यानी माघ का महीना है और अब पाला पड़ रहा है। विरह काल भैव जड़ काला, और ये विरह रूपी काल भैव माने हो गया जड़ काला माने मृत्यु के समान। और अब ये रतन सेन का जो के लिए जो नागमती की विरह वेदना है वो अब किसके समान हो गई है, मृत्यु के समान हो गई। अर्थात अब ये नागमती रानी नागमती का रतन सेन से दूर रहना किसके मृत्यु के समान हो रहा है, ये विरह, यह दूर रहने का दुख जो है। पहल पहल तन रुई जो झांपे, यानी पहले पहले तो रुई से झांपने माने ढकने से शरीर, यानी पहले पहले तो कुछ यानी प्रारंभ होता है तब यदि गर्म कपड़ों से रुई से यदि शरीर को ढके तो सहन हो जाता है, लेकिन अहली अहली, लेकिन अधिको अधिक होने पर अहली अहली हिल हिल कर ये कांपे, हृदय कांपने लगता है। लेकिन जब ये और अधिक बढ़ जाता है तो हृदय हिल हिल कर कांपने लग जाता है, अर्थात हृदय तक हिल जाता है, ये जब ठंड और अधिक बढ़ने लग जाती है। आई सुर होई तपुरे नाहा, कि नाहा रे नाहा है नाथ, नाहा शब्द नाथ के लिए प्रयोग किया गया है, नाहा का अर्थ नाथ है यहाँ पर। तो हे नाथ, आई सुर, आओ, सूरज होई, सूर्य, सूर का प्रयोग देवता होता है, सूर का अर्थ यहाँ पर सूर्य देवता की बात की गई है कि आओ होई सूर तपु, यानी सूर्य का तप बनकर आ जाओ। हे नाथ, सूर्य की गर्मी या सूर्य का तप या सूरज बनकर जो है आ जाओ। रे नाहा रे नाथ, तेहि बिनु जाड़ न छूटे माह, तेहि माने तुम्हारे आप बिना जाड़, जाड़ मीन्स ये सर्दी, न छूटे माह नहीं छूटने वाली मेरी, यानी यह सर्दी जो है तुम्हारे बिना नहीं छूटने वाली है। यही मास उपजे रस मूलु, इसी महीने में उपजे माने पैदा होते हैं रस, रस का मतलब फूल, कंद, मूल, मूल मीन्स पेड़ों पर जो मूल फूल जड़ होते हैं, कंद मूल होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है।
कि यही महीना होता है पेड़ पौधों पर रस और फूल जो है उत्पन्न होते हैं, यानी पेड़ पौधे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और विरह पवन और विरह रूपी पवन यानी वियोग रूपी हवा जो है हुई और यह माई झोला मुझको झोला हिला रही है, यानी मुझे जो है ये विरह रूपी पवन जो है हिला रही है, अर्थात कमजोर कर रही है। नैन चो रहे हैं, अर्थात नैनों से आंसू गिर रहे हैं। जस माने जैसे, माहुट माने माहट में, नीरू माने जल। मोहट लगती है, मोट लगने का मतलब जड़ी लग जाती है, बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं, उसको मोट बोलते हैं, तो वही माहुट शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो मोट का जल जो जैसे गिरता है वैसे, यानी हल्के हल्के पानी गिरता रहता है, पूरे दिन गिरता रहता है, तो वो मोट लगना होता है। तो वैसे ही यहाँ रानी नागमती की जो आंखों से आंसू है वो चूते रहते हैं, गिरते रहते हैं। गिये नहीं हार, यानी गले में नहीं है हार। रही हुई डोरा, यानी मैं डोरे की तरह हो गई हूँ, यानी डोरे का मतलब बिल्कुल पतली सी कमजोर सी हो गई हूँ, मेरे गले में अब हार तक नहीं है, यानी गला इतना पतला हो गया है कि उसमें हार तक नहीं डाला जा सकता, यानी अतिशोक्ति की गई है। यानी यहाँ पर गले में डोरे की भांति जो है गला हो जाना, बिल्कुल पतली सी हो जाना, जिसमें हार भी ना डाला जा सके, ऐसा इसलिए अतिशोक्ति की गई है। यानी गिये नहीं हार, यानी गले में नहीं, गिये का अर्थ गला होता है, नहीं हार गले में हार भी नहीं है कोई, यानी हार श्रृंगार भी नहीं किया है, क्योंकि होई डोरा, क्योंकि मैं डोरे की तरह हो गई हूँ। टूटे ही बूंद पर ही जसोला, टूट टूट कर बूंद पर ही माने पर रही है, जस माने जैसे, ओला माने ओले गिरते हैं। यानी उस मोहुट में, उस माघ के महीने में जो बारिश होती है उसमें बूंद टूट टूट कर शरीर पर ऐसे गिरती हैं जैसे ओले गिर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी होती है और हल्की बूंद भी शरीर पर गिरती है तो बहुत अधिक ठंड प्रतीत होती है, यानी ऐसा लगता है जैसे एक हल्की सी बूंद भी चोट कर रही हो शरीर पर, तो वैसे ही ओले की भांति बूंद जो है टूट टूट कर गिर रही है। ते ही जल अंग लाग सर चीरू, और वही जल अंग लाग शरीर पर लगकर, सर माने बाण, चीरू माने वस्त्रों पर, यानी वही जल वस्त्रों पर गिरकर ऐसे लग रहा है जैसे बाण लग रहे हो, यानी धनुष बाण जो तीर बाण होते हैं वो लग रहा है, यानी वो जल शरीर पर ऐसे लगता है, अंग पर ऐसे लगता है, यानी वस्त्रों पर जब गिरता है तो जैसे बाण गिर रहे हो। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। केक सिंगार को पहिर पटोरा, यानी सिंगार के लिए, पटोरा का अर्थ रेशमी वस्त्र, पहिरी माने पहनो, केहिक माने किसके लिए सिंगार, यानी मैं किसके लिए सिंगार करूं और रेशमी वस्त्र आभूषण पहनूं। तू सो भवर, यानी तुम ही भवरे हो, मोर जौवन फूलो, यानी मेरे जौवन यौवन रूपी फूल के तुम ही भवरे हो, मैं किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं और श्रृंगार करूं, ये कहा है। यानी यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी नागमती की वीर अवस्था का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया है, और ताकि रतन सेन जो उससे प्रभावित हों और वापस अपने देश पहुंचे, इसलिए। तुम्हें बिनु कंता धनी हरुई, तन तिरुवर भाडोल, यानी तुम्हारे बिना, कंता माने स्वामी है प्रियतम, कंत का अर्थ प्रियतम होता है, धनी यानी तुम्हारी पत्नी, हरुई हो गई है, तन तिनुवर यानी शरीर जो है तिनवर की भांति, तिनवर का अर्थ यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल कमजोर के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात तिनके की तरह, यानी तिनके की तरह हरुई हो, तिनवर भाडोल यानी ढोल रहा, यह शरीर जो है तिनके की तरह डोल रहा है, यानी तुम्हारे बिना है प्रियतम, यह तुम्हारी पत्नी ऐसी हो गई है जैसे हल्की सी हवा में तिनका हिलने लग जाता है, अर्थात डोलने लग जाता है, तिनवर का तिनका होता है। तेहि पर उस पर विरह जराई के, उस पर यह विरह जो है जराई के जलाकर, चाही माने चाहता है, उड़ावा झोल, झोल का अर्थ होता है राख, यानी राख बनाकर उड़ाना चाह रहा है, उस पर यह विरह रूपी जो बाज है, यह विरह जो है जलाकर इसको राख की भांति उड़ाना चाह रहा है, चाही माने चाह रहा है। तो ये है इसकी व्याख्या, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको समझ लेना है, क्योंकि आज 4-5 प्रश्न भी आपको समझाए जाएंगे, तो दोबारा इसको सुन सकते हो, आपको मैंने क्या क्या बताया है आपको। वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ कि माघ का महीना आ गया है और अब जो है पाला पड़ने लगा है, और यह विरह काल जो है अब मृत्यु की तरह प्रतीत हो रहा है, या मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, यानी यह विरह काल भय हो गया है, जड़काला मृत्यु के समान। पहले पहले तो तन रुई जो जापे, यानी पहले पहले तो तन जो है रुई से जापने से यानी काम चल जाता है,
लेकिन अधिक होने पर हैली हैली है कांपे, यानी हिल हिल कर हृदय कांपने लगता है। तुम जो है सूरज का तप होकर हे नाथ आ जाओ, तुम्हारे बिना ये जाड़ा या सर्दी नहीं छूट सकती। इसी मास में जो है चारों ओर फल फूल रस जो है वो उत्पन्न होते हैं, और विरह रूपी पवन जो है मुझे झोला मारकर उड़ाना चाह रही है। नैन मोहट की तरह, यानी मोहट की बारिश की तरह, माघ की बारिश की तरह जो है वो चू रहे हैं, यानी नैनों से अश्रुधारा बह रही है। और गले में हार भी नहीं है, क्योंकि पूरा शरीर डोरे की भांति हो गया है। और बूंद इस प्रकार टूट टूट कर गिर रही है जैसे ओले गिरते हैं। ते ही जल अंग लाग सर चेरो, और उसी पर यह वस्त्रों पर यह जल गिर कर जो बाण की तरह चुभ रहा है। केहिक श्रृंगार को पही पटोरा, ये किस प्रकार मैं रेशमी वस्त्र और श्रृंगार धारण करूं, क्योंकि तुम ही मेरे यौवन रूपी फूल के भंवरे हो। तुम्हारे बिना हे स्वामी यह तुम्हारी पत्नी जो है तिनके के समान डोल रही है। तेही पर विरह जराई के चाहे उड़ावा झोल, और उस पर भी यह विरह जो है जलाकर इसको राख बनाकर उड़ाना चाह रहा है। ये था इसमें वर्णन कि यहाँ पर कवि ने जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या वर्णन किया है। तो इसके अलंकार देख लेते हैं। पहले तो अनुप्रास को देखते हैं, तो कहाँ कहाँ पर अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। तो पहली 3 लाइनों में कोई अनुप्रास नहीं है। और हम यदि बात करें तो यहाँ पर जो है पहिर पटोरा है, लास्ट के जो चौपाई की लास्ट लाइन है उसमें, वहां पर पै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और तन तीनुवर शब्द है दोहे में, दोहे की पहली लाइन में, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। इसके बाद हम बाकी अलंकार देख लेते हैं। तो इसमें विरह पवन है जो 4th लाइन में है, 4थी लाइन में है विरह पवन होई मारी जोला, तो विरह रूपी पवन है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग जो है किया गया है। और देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट जो है डोरे की बाती, मैंने बताया था कि अत्यधिक जो है यहाँ पर प्रशंसा की है, यानी कवि ने वर्णन जो है अत्यधिक ऊपर किया है। तो गे नहीं हार रही हुई डोरा, यहाँ पर हार गला इतना पतला, यानी इतने पतले हो जाना कि उसमें जो है हार भी, गले में हार डोरे की तरह दिखाना पूरे शरीर को, तो बहुत पतला, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और बूंदों को ओले की बातें, तो अतिशोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद दो पहल पहल शब्द और अहली हहली शब्द आया है, तो दूसरी लाइन में, तो ये विप्सा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो एक शब्द को 2 बार, तो यहाँ पर जहाँ पर दोहराई की प्रयोग नहीं होती शब्द के, लेकिन फिर भी प्रयोग करता है कवि, तो वहां पर विप्सा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर होता है। और नैन चुवही जैसे माहुट चीरू, जैसे माहुट के महीने में जल गिरता है ऐसे ही नैन, तो यहाँ पर तुलना की गई है। तो यहाँ पर जो है इसमें उपमा अलंकार का जस के कारण जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी उपमा अलंकार है यहाँ पर। और विशेष बाकी इसमें आपको जो है अलंकार है, छंद इसमें चौपाई और दोहा, ये चौपाइयाँ हैं ऊपर, और नीचे दोहा छंद है। बात करें रस की, तो वियोग श्रृंगार रस है, पूरी कविता में एक ही रस है। और इसके बाद अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और प्रसाद गुण का समावेश है। तो यह है इसकी व्याकरणिक परिचय। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, 4th पे। फागुन पवन झकोरे बाहा, चौगन शिव जाई के मिसाहा। तन जस पेर पात भा मोरा, बिरह न रही पवन होई छोरा। तरिवर झरे झरे भन ढाका, भई अनपथ फूल पर साखा। करिन बना फत्य किन्ह उलासु, मोह कह भा जग दोन उदासु। फाग करहि सब चाचर जोरी, मोहि जिय लाहि दिनहि जसि होरी। जो पै पिय ही जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोस नावा। रात हूँ देवस यही मन मोरे, लागो कंत छार ज्यों तोरे। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ। मकुत ही मार्ग होई परो, कंत धरे जहु पाऊ। फागुन के महीने का वर्णन है। फाल्गुन का महीना, पवन जकोरे बहा, यानी पवन के जो पवन है वो बहकर, जकोरे माने झकझोर रही है, यानी फागुन के महीने की पवन बहकर झकझोर रही है, यानी हिला रही है, यानी मन तक को बहा रही है।
चौगन शिव जाई किमी साहा, चौगनी शिव माने ठंड, जाई माने हो गई, किमी माने किस प्रकार, साहा माने सहन की जाए। यानी शीत और भी 4 गुना बढ़ जाती है जब फाल्गुन की हवा आती है, तो इसको कैसे सहा जाए। तन जस पियर पात हुआ मोरा, और मेरा तन जो है जस माने जैसे, पियर पीले पत्ते, भा मोरा मोरा, भा माने हो गए हो। ये ना यानी मेरा शरीर जो है पीले पत्तों की भांति हो गया है। भा का अर्थ तरह या भांति जो है हो गया है। तन माने शरीर, जस माने जैसे, पियर पात पीले पत्ते होते हैं, वैसे ही मोरा माने मेरा, भा माने हो गया है। यानी मेरा शरीर जैसे वृक्ष के पत्ते फागुन के महीने में पीले होते हैं, वैसे ही मेरा शरीर भी पीला पड़ गया है। देखो, फाल्गुन का महीना जब शुरू होता है तो पतझड़ ऋतु का अंत होता है, तो उसमें क्या होता है कि पेड़ों के पीले पत्ते गिर रहे होते हैं और वो कमजोर होकर अपने आप हल्की हवा में भी उनको झकझोर देती है और गिरा देती है। तो वैसे ही यहाँ पर रानी नागमती अपने आप को इतना कमजोर विवश पाती है कि जैसे पीले पत्ते हो गए, पीले पत्ते होते वैसे उनका शरीर भी पीला पड़ गया, यानी वो कमजोर हो गई है। विरह न रही पवन होई झोरा, यानी इस विरह ने जो है हल्की सी पवन भी जो है उसको नहीं छोड़ती है, यानी उसको हिला देती है। यानी हल्की सी भी पवन जो है इस विरह के कारण इतनी कमजोर हो गई, उसको हिला रही है। तरीवर यानी पेड़, जरई जरई झर झर कर वन ढाका, यानी वो पेड़ जो है वो उनके पत्ते जो है वो झड़ गए हैं और वन में ढाक जो है वो भी झड़ गए, अर्थात ढाकों से पत्ते भी गिर गए हैं। तो यहाँ पर यही है, फाल्गुन महीने के अंत तक, प्रारंभ में जो है, अंत तक तो फूल पत्ते आ जाते हैं, लेकिन प्रारंभ में जो है चारों ओर पेड़ों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और वन में ढाक भी जो है वो पत्ते रहित हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर की गई, यानी उतनी ही उदास यहाँ पर नागमती की दशा बताई गई है। भई माने हो गई है, अनपत माने पत्तों रहित, यानी अन्न न पत्ते, पत्ते रहित, फूल फर शाखा, यानी फूल से शाखाएं, यानी फूलों से शाखाएं भी शाखाएं भी पत्ते और फूलों से भई माने हो गई, रहित हो गई है, यानी शाखाएं भी फूल और पत्तों से रहित हो गई है। यानी पतझड़ ऋतु के अंत और यहाँ पर फाल्गुन महीने का प्रारंभ होता है। करीने बना फती किन्ह उलासु, और करीने हो रही है, बना फती माने वनस्पतियां, किन्ह किस प्रकार, उलासु माने प्रसन्न, और वनस्पतियां भी किस प्रकार धीरे धीरे प्रसन्न हो रही है। अर्थात वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है तो वनस्पतियां जो है हरी भरी होने लग जाती हैं और प्रसन्न दिखाई देने लगती हैं। वैसे यहाँ पर किया गया, वनस्पतियों के अंदर पेड़ पौधे फसलें सब आते हैं, तो वो सब जो है प्रसन्न होती दिखाई दे रही है। और मोह कहे, यदि मैं अपने विषय में कहूँ तो भा हो गई हूँ जग माने इस संसार में, दोनों उदासो दुगने उदासो, ये उदासी, यानी मैं तो इस संसार में और अधिक उदास हो गई हूँ। यानी वनस्पतियां, पेड़ पौधे ने भी अपने पुराने पत्ते छोड़ दिए हैं, वो भी जो है वनस्पतियां भी प्रसन्न हो रही हैं, लेकिन मैं इस संसार में 2 गुना ज्यादा उदास हो गई हूँ। फाग कर रही सब चांचर जोड़ी, फाग का महीना है तो सब चांचरी यानी जोड़ी बनाकर सब खेल रहे हैं, यानी फाग के भाग खेल रहे हैं, फाग कर रही यानी फाग खेल रहे हैं, सब चांचरी जोड़ी, सब जोड़ी बनाकर जो है फाग खेल रहे हैं। चांचरी का अर्थ होता है रंग से फाग खेलना, यानी आपस में मिलजुल कर फाग खेलना, वो बताया गया है। मोहि जिये लाई दिन ही जसोरी, और मेरे जिये में जी मन में तो लाई माने हो गई है, दिन है माने आज के दिन, जैसे माने जैसे, होरी माने होरी, यानी जिय लाई जल रही है जैसे होली, यानी मेरे मन में तो होली की भांति जो है जल रहा है, यानी मेरे मन की तो होली जल रही है। यहाँ पर सब तो फाग खेल रहे हैं जोड़ी बनाकर, और मेरे मन में तो होली जल रही है जैसे होली जलती है। यानी मोहि जिय लाई दिनी, मेरा जिया तो ऐसे जल रहा है जैसे होली जलती है, ये बताया गया है। जो पै पियहि जरत जस भावा, उस पर भी पियहि माने पिया को या प्रियतम को, जरत माने जरना, अस माने ऐसे, भावा माने अच्छा लगता है। यदि उस पर भी पिया को मेरा जलना ऐसे अच्छा लगता है, तो जरत मरत तो जलते मरते, मोहि रोष नावा, तो मुझे कोई क्रोध नहीं आएगा। यदि पिया को मेरा जलना इस अच्छा ही लगता है तो मुझे जलने मरने में कोई क्रोध नहीं आएगा। राते ही देव सिंह मन मोरा, रात दिन
यह माने यह मन मोरे मेरे मन में जो है लगा रहता है, रात दिन मेरे मन में यही रहता है कि लागो कंत माने है स्वामी, छार माने राख ज्यों तोरे जैसे तुम्हारे, यानी मैं तुम्हारे शरीर पर जैसे जल मरकर भी राख की तरह लगना चाहती हूँ। जैसे धूल जो है उड़कर हमारे शरीर पर जो है छा जाती है, वैसे ही कहा है कि यदि तुम्हें जलना मरना ही अच्छा लगता है तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। मेरे मन में हमेशा ये चलता रहता है कि हे स्वामी, जैसे मैं तुम्हारे से जलकर तुम्हारे शरीर पर राख की भांति लग जाऊं, ऐसे कहा है। लग जाऊं, कंत माने स्वामी, छार माने राख की तरह। क्या प्रश्न, क्या मैं राख की तरह तुम्हारे शरीर से लग जाऊं, ज्यों तोरे जैसे तुम्हारे, प्रयोग किया गया है। यह तन जारों छार के, यह तन जल कर राख कई, कहो कि पवन उड़ाऊं, कह रही हूं कि पवन उड़ाकर ले जाए। यह तन जलाकर राख बनाकर मैं पवन से कह रही हूं कि उड़ाकर ले जाए। मको तो ही मार्ग, और मुझे ते ही माने तुम्हारे मार्ग होई, मार्ग में परो माने गिरा दे, और कंत धरे जह पहाँ, जहां मेरे स्वामी पैर रखें। अर्थात मैं पवन से प्रार्थना करती हूँ कि इस शरीर को जलाकर राख बनाकर उड़ा दे, और जहां मुझे यानी मेरी राख को उन्हीं के उसी मार्ग पर बिखरा दे जहां पर मेरे स्वामी पैर रखें। ये इसका अर्थ बनता है। यहाँ पर फागुन महीने की बात की गई है कि फागुन महीने की पवन सबको झकझोर देती है, और ठंड जो है 4 गुना और बढ़ जाती है, उसको कैसे सहन किया जाए। और यह शरीर पीले पत्ते की भांति, यानी यहाँ पर नागमती कहते हैं कि मेरा शरीर पीले पत्तों की भांति हो गया है, और इसको पवन जो है झोरा बनाकर यानी हिला रही है, तिनकों की भांति हिला रही है, और तरुवर भी झड़ गए हैं, और वन के ढाक भी जो है वो भी पत्ते रहित हो गए हैं। आगे बता दिया भई अनपत फूल फरसा का, यानी पत्ते रहित और फूलों से रहित शाखाएं जो है हो गई हैं। करीने बनाफति किन्हें उलासु, और किस प्रकार जो है वनस्पतियां भी प्रसन्न हो रही हैं यानी खुश हो रही हैं, और मेरा जो है दुख इस संसार में और भी अधिक बढ़ गया है, दुगना दुख बढ़ गया है। और इस फाग खेल रहे हैं सभी, जोड़ी बनाकर सभी फाग खेले, एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं, और मेरे जिए में तो अब ऐसे लग रहा है जैसे होली जल रही हो। और यदि फिर भी जलना, यदि पिया को प्रियतम को अच्छा लगता है तो मुझे जलते मरते रोष नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। मेरे मन में तो रात दिन यही चलता रहता है कि ये लागू कंचसार यानी राख बनकर जो है मैं अपने स्वामी के लग जाऊं, ज्यों जैसे तोरे तुम्हारे। यह तन जारों छार के, यह तन जो है जलकर राख के तरह राख हो जाए, और कहूँ कि कह रही हूँ कि पवन उड़ाऊं यानी पवन उड़ाकर ले जाए। मकुते ही मार्ग होई पे, और मुझे तुम्हारे मार्ग पर बिखरा दे, परो माने गिरा दे, कंत धरे जह पास, जहाँ पर मेरे स्वामी पैर रखें उसी मार्ग पर गिरा दे। तो ये है इसका अर्थ यानी व्याख्या। अब हम इसके कुछ अलंकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में पियर पात है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पियर पात अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जरई जरई। यहाँ पर जरई जरई का शब्द का प्रयोग दोबारा किया गया। पुनरुक्ति और विप्सा दोनों अलंकार, वैसे विप्सा है मुख्य रूप से, क्योंकि बीच में जो है यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर फूल फर, फूल फै की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरी लाइन में तन जस पियर पात व मोरा, जैसे पीले पत्ते, तो जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, पीले पत्तों की भांति जो है तुलना की गई है शरीर की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जरत मरत में भी तय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार, लास्ट वर्ण भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। मन मोरे, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है बाकी जो है यहाँ पर और कोई विशेष अलंकार जो है यहाँ है तो देख लेते हैं। हाँ, इसमें विरह पवन जो है इसमें भी आया है, विरह न रहे पवन होई जोरा, तो विरह रूपी पवन है, तो यहाँ पर इसमें पहले तो उपमा अलंकार है, तो दूसरी लाइन में यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। बाकी आपको छंद रस गुण का पता ही है, चौपाई और दोहा छंद है। रस वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। गुण की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद गुण है, और अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये है इसकी व्याख्या इन दोनों पद्यांशों की।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला प्रश्न है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए वीरेण नागवती की कथा व्यथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो इसके आंसर जो मैंने दिए हैं उस पर चलते हैं। तो अगन मास की विशेषता व रानी नागमती की व्यथा क्या है? तो अगन मास यानी मार्च इस महीने की विशेषता है कि इसमें दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। और वीरानी नायिका के लिए लंबी रातें काटनी अत्यंत दुखदायी होती हैं। तो रात के समय वियोग की पीड़ा अत्यधिक कष्टदायक प्रतीत होती है। तो वह तो विराग्नि में दीपक के समान जो है जलती रहती है, दीपक की बाती के समान बताया गया। तो अगन मास की ठंड उसके हृदय को कपा जाती है, यानी मार्गशीर्ष के महीने की जो सर्द है उसके बारे में कहा गया है। तो इस ठंड को प्रियतम के साथ तो झेला जा सकता है, पर उसके प्रियतम तो बाहर गए हैं। जब वह अन्य स्त्रियों को देखते रंग बिरंगे वस्त्रों में, तो सजी धजी देखते तब उसकी व्यथा और दुख और भी बढ़ जाता है। तो इसमें शीत से बचने के लिए जगह जगह पर आग जलाई जाती है, पर विरहिणी की तो विरह रूपी आग ही उसको जला रही है। तो नागमती के हृदय में विरह की अग्नि चल रही है, उसके तन को दग्ध किए यानी जलाई जा रही है। जियत जाई मोह नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की वीर्य दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो नायिका की वीर्य अवस्था क्या है? रानी नागवती वीर्य को बाज के समान बताती है। जैसे बाज जो मांस को नोच नोच से खाता है, उसी प्रकार वियोग रूपी बाज भी नायिका के शरीर पर नजर गड़ाए हुए है। तो उसे जीते जी खा रहा है। उसे लगता है कि उसके मरने पर यह पीछा नहीं छोड़ेगा। तो नायिका वीर्य को झेलते झेलते तंग आ चुकी है। यहाँ पर जंग लिखा हुआ तो इस पंक्ति में अब इसे सहना कठिन हो गया है। तो शीत में अकेले कांप कांप कर वह मरी जा रही है। इस वीर्य के कारण नायिका के शरीर का सारा रक्त बहता चला जा रहा है। तो उसका सारा मांस गल चुका और हड्डियां शंख के समान सफेद दिखाई देती हैं। तो वह प्रिय प्रिय रटती रहती है। जैसे ररी शब्द आया था, तो मरणासन दशा में वह चाहती है कि उसका पति आकर उसके पंखों को समेट ले। माघ महीने में भी रहनी को क्या अनुभूति होती है? तो माघ महीने में ठंड अपनी चरम सीमा पे होती है, पाला पड़ने लगता है। तो वीरानी के लिए माघ मास के जाड़े में वीर्य को झेलना मृत्यु के समान प्रतीत होता है। तो पति के आए बिना माघ मास का जाड़ा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वीरानी नायिका के मन में काम भावनाएं इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो अतः उसे प्रिय मिलन की इच्छा हो रही है। तो माघ मास में वर्षा भी होती है, और वर्षा के कारण नायिका के कपड़े गीले हो जाते हैं और वे बाण की तरह चुभते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड होती है। जो वियोग के कारण न तो रेशमी वस्त्र पहन पा रही है और न ही गले में हार पहन पा रही है, क्योंकि कहा था कि तन उसका जो है डोरे की भांति हो गया। तो वीर्य में सूख कर तिनके की भांति हो गई है। तो वीर्य उसे जलाकर राख बनाकर उड़ा देने पर तुला हुआ है। वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से डाखें किस मास में गिरते हैं? इससे विहरणी का क्या संबंध है? तो वृक्षों से पत्ते और वनों में डाक के फाल्गुन मास के प्रारंभ में ही गिरते हैं, और पतझड़ ऋतु समाप्त होने को होती है और बसंत आगमन हो रहा होता है, तभी वृक्ष अपने पुराने पत्ते छोड़ देते हैं और नए पत्ते धारण कर रहे होते हैं। तो इससे विरणी नायिका का संबंध यह है कि उसकी उदासी भी दुगनी हो जाती है, क्योंकि वनस्पतियां प्रसन्न होती दिखाई देती हैं। तो उसकी आशाएं पत्तों के समान जड़ती जा रही है। तो वीरानी का शरीर भी पत्ते के समान पीला पड़ रहा है। तो वीरानी नागमती का दुख तो दुगना हो गया है। फाल्गुन मास के अंत में वृक्षों पर तो नए पत्ते और फूल आ जाएंगे, और उसकी वीरानी के जीवन में खुशियां कब लौट पाएंगी यह निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। तो ये है आपका आज 4 ही प्रश्न है। वैसे इसके अभ्यास में 6 प्रश्न हैं, और 2 प्रश्न जो है, एक तो व्याख्यात्मक प्रश्न है जिसकी व्याख्या आप कविता में कर चुके हो, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो छठा प्रश्न है उसमें अलंकार पूछे गए हैं। तो अलंकार पहले 2 पद्यांशों के में पूछे गए, आपने चारों पद्यांशों के अलंकार जो है वो देख लिए हैं, तो उन दोनों ही प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें उन जिन लाइनों में अलंकार पूछे गए हैं वो सारी की सारी लाइनें व्याख्यात्मक रूप में बता दी गई हैं, अर्थात वहाँ पर आपको लिखवा दिया गया है। इसके रहते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो 3-4 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो आज काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम यहीं तक रखते हैं, उसको बाद में देखते हैं। ओके, आज इतना।